अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरे बच्चे, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चे, पास पेपर्स का सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। जो पास पेपर्स की सीरीज है, इसके अंदर मेरा बेटा हम लोग करेंगे क्या, जो डिफरेंट एमडी कैट की यूनिवर्सिटीज है, या ज्यादा अच्छा टर्म होगा, जो डिफरेंट हमारे पास मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं मेरे बच्चे, इन डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के जो पास पेपर्स हैं, ओरिजिनल पास पेपर्स, उनको मेरा बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा होगा कि जिसको इस बात की अहमियत का बताना जरूरी होगा कि इनका सॉल्यूशन कितना जरूरी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ चुके हैं जहां पर जाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो आपने कोशिश करनी है, एक एक क्वेश्चन को गौर से देखना है, जो टॉपिक उसमें बताया गया है उसको मेक श्योर करो कि आपने वो टॉपिक कवर किया हुआ हो, क्योंकि दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है, आगे पीछे का क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे बच्चे, इसमें हम नम्स के भी पास पेपर कवर करेंगे, सिंध की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके भी पास पेपर्स होंगे, पंजाब की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे, केपीके या खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे, बलूचिस्तान के भी होंगे, सिमिलरली आजाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद और गिलगित, इन सब की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे। आहिस्ता 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 चीजें अपलोड होती जाएंगी। साथ ही साथ मेरा बेटा, अगर आप कहीं पर भी फंसते हो फिजिक्स को लेकर, कि आपको लगता है कि यार मुझे फिजिक्स का ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने मेरे बच्चे फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग, फिजिक्स का जो मेरा कंप्लीट कोर्स है उसकी रिकॉर्डिंग मैंने YouTube पर अपलोड की हुई है। कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग YouTube पर अपलोड हुई हुई है, क्लास 11 की और क्लास 12 की, डिटेल में पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। साथ ही साथ मेरे बच्चे, अगर आप फिजिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में फंसते हो, केमिस्ट्री में या बायो में या इंग्लिश में या LR में, तो मेरे बच्चे आप हमारा एमडी कैट का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको इस कंप्लीट कोर्स की तैयारी कराई जाती है। अगर सिर्फ फिजिक्स मसला है तो सिर्फ फिजिक्स के लिए तो मेरे YouTube लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं पास पेपर की सीरीज। ऑल द वेरी बेस्ट। Question number 1. Can a frictionless heat engine can be 100% efficient only its exhaust temperature R? जब आपके पास उसके एग्जॉस्ट टेम्परेचर क्या होंगे, कोई सा भी फ्रिक्शनलेस हीट इंजन जो है आपके पास, वो 100% एफिशिएंट, एफिशिएंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। 100% एफिशिएंट कब हो सकता है, जब उसके एग्जॉस्ट टेम्परेचर्स क्या होंगे। देखिए बेटा, हीट इंजन की एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास 1 - T2 डिवाइडेड बाय T1, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये T2 और T1 क्या है, तो ये जो T2 होता है आपके पास, इसे आपके पास मेजर कहा जाता है आपके पास सिंपली टेम्परेचर ऑफ सिंक, ठीक है जी, या फिर एग्जॉस्ट टेम्परेचर, या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं आपके पास के जो लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर वहां पे रखा हुआ है उसका टेम्परेचर कितना है। जबकि T1 जो होता है ये आपके पास नॉर्मली आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स को, ठीक हो गया। तो एक हो गया टेम्परेचर ऑफ सोर्स और एक हो गया हमारे पास टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट या टेम्परेचर ऑफ सिंक। अब ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट कितना होना चाहिए कि एफिशिएंसी 100% हो जाए। आज जो निकालते हैं, एफिशिएंसी 100 हो जाए, 1 - T2 डिवाइडेड बाय T1, और आगे कौन है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 100 है। अच्छा जी, तो ये जो मल्टीप्लाई बाय 100 है, ये 100 और ये 100 क्या हो जाएंगे आपके पास, कैंसिल। T2 ओवर T1 का जो आपके पास सिंपली फ्रैक्शन है, ये चले जाएगा हमारे पास राइट साइड पे, ठीक हो गया सर जी। अब जब ये राइट साइड पे जाएगा तो राइट साइड पे बचा था 1 प्लस हो जाएगा T2 ओवर T1, और लेफ्ट पे क्या बचा हुआ हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बच जाएगा हमारे पास 0। जब यहाँ पे 0 बच जाएगा आपके पास सिंपली, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई T2 ओवर T1 किसके बराबर हो गया आपके पास, सिंपली 0 के। डन हो गया सर। T1 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से 0 केल्विन। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, कि एग्जॉस्ट टेम्परेचर जब 0 केल्विन हो जाएंगे तो एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी आपके पास, 100%। ए कह रहा है डबल ऑफ इट्स इनपुट टेम्परेचर, गलत। बी कह रहा है हाफ ऑफ इट्स इनपुट टेम्परेचर, ये भी गलत है। इक्वल टू इट्स इनपुट टेम्परेचर, दोनों बराबर भी नहीं हुए, हम लोगों ने ये भी नहीं सॉल्व किया। करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। डी कह रहा है 100 केल्विन, 100 केल्विन भी नहीं है। एग्जॉस्ट का टेम्परेचर सर आपके पास ऑप्शन ई है, 0 केल्विन, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें कह रहे द वेक्टर विच ओनली स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड। किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है मुझे, सिर्फ ये चेक करनी है कि उसकी डायरेक्शन आपके पास क्या है। तो ऐसे सूरत में मैं कौन सा वेक्टर यूज करता हूं? देखो बच्चे, अब यहाँ पे इस बात को समझना, एक वेक्टर जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। उस वेक्टर के अंदर उसके जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट होता है आपके पास उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है आपके पास उसकी डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ से पता करना है कि आपके पास डायरेक्शन कौन सा वेक्टर बताएगा। डायरेक्शन कौन सा वेक्टर बताएगा आपके पास, यहाँ पे डायरेक्शन को अलग कर लेते हैं। डायरेक्शन को अलग करोगे, डायरेक्शन के साथ चिपका हुआ था मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपके पास वेक्टर के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब वेक्टर के साथ जाके डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड को, तो ऐसा वेक्टर बन जाएगा जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने वाला है। और वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, इस फॉर्मूले को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यूनिट वेक्टर से। यानी कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना आपके पास किसी भी गिवन वेक्टर की। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने का काम किसका होता है आपके पास, यूनिट वेक्टर का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्री वेक्टर। नहीं, फ्री वेक्टर तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसको हम कहीं पे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाती हैं। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन आर्बिट्ररी होती है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन रह जाता है हमारे पास ऑप्शन डी, यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 196 मीटर पर सेकंड। बॉल है, इसको मैंने ऊपर की जाने ऐसे थ्रो कर दिया आपके पास, और इसको जो इनिशियल वेलोसिटी दी है, वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, मैंने इसको 196 मीटर्स पर सेकंड दिया। ठीक हो गया। कह रहे हैं हाउ हाई डज द बॉल राइज। ये बॉल कितना ऊंचा जाएगी आपके पास, ये बताना है हम लोगों ने। कितना ऊंचा जाएगी का मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगी ऊपर जाते वक्त, तो आपने एस की वैल्यू निकालनी है एक तरह से। ठीक हो गया। और सर जब हमें मालूम है कि बॉल ऊपर जा रही होगी तो एक पॉइंट आएगा जहां पे जाके वो रुकेगी, तभी तो आपके पास हम निकाल सकेंगे कि वहां तक की हाइट कितनी है। तो जिस पॉइंट पे वो रुकेगी, इसका मतलब वहां पे उसकी फाइनल स्पीड फॉर दैट अपवर्ड मोशन विल बिकम 0। डन हो गया सर जी। और एक्सेलरेशन, चूंकि ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड घट रही है, तो ये बराबर हो जाएगा -g के। तो अब अगर हम इन तीनों को देखें तो हमारे पास लग जाता है भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। डन हो गया सर। वैल्यूज पुट करते हैं, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस यू हो जाएगा 196 का स्क्वायर। डन हो गया। डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 2a। अब a कितना आपके पास, माइनस का 19.8, ये भी सही है। अब इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करने की तरफ जाते हैं तो देखें आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपली, अगर हम लोग ऊपर देखें तो माइनस के साइन के साथ 196 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है सर जी। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास इस तरह से लिख दूं कि भाई ये हमारे पास जो ऊपर 196 है, आपके पास कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाता हूं और इसको लिखता हूं 19.6 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक हो गया। और इनके ऊपर क्या लगा हुआ है आपके पास, होल स्क्वायर। सही है सर। फायदा क्या होगा, मैं दिखाता हूँ ना क्या फायदा होगा। नीचे भी तो 2 इंटू 9.8 क्या बन जाएगा, 19.6 बन जाएगा आपके पास। डन हो गया सर जी। अब इसी को अगर हम लोग फर्दर लेके जाएं तो देखो फर्दर कैलकुलेशन में आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एजिड, बल्कि माइनस से माइनस काट देना यार, क्यों उसको अपने पास लटकाते हुए चल रहे हैं। काट दिया। अच्छा जी। काटने के साथ साथ आपके पास 19.6 पे स्क्वायर लग गया। डन हो गया सर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 100। सही हो गया सर जी। और डिवाइड में कौन है आपके पास, एक 190 19.6 अगेन। ठीक हो गया। तो अब जब ये दोनों आपके पास लाइन से आ जाएंगे तो एक 19.6 से एक 19.6 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, 19.6 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सर तो आंसर आ जाएगा 1960 और यूनिट लग जाएगा मीटर्स का। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, अगर हम देखें ऑप्शन ए 1960 मीटर्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपके पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू अ सिस्टम, कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके पास सिस्टम में अप्लाई नहीं की जा रही, जिसका मतलब सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। देन द टोटल मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई फोर्स नहीं लगाओगे, आइसोलेटेड सिस्टम रखोगे और टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये कौन सा लॉ है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है? नहीं सर, मास का तो लॉ होता है आपके पास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed but can change its form। तो ये तो नहीं है। इलास्टिक कोलिजन सर कोई लॉ नहीं है आपके पास, ये आपके पास एक सिंपल डेफिनेशन होती है। ठीक है जी। ऑप्शन सी में कह रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं अ कार ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर जी। कांस्टेंट स्पीड आ गई हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर। डन हो गया। तो मैंने स्पीड लिख दी भाई, कितनी आ गई, 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मुझे मालूम है कि ये ऐसा यूनिट नहीं है।
तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड कर दूंगा ताकि एक इसमें आ जाए भैया ऐसे यूनिट में आ जाए। दोनों ने दोनों को काट दिया आपके पास, डन हो गया सर जी। अब इसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास देखें जी 9 4 आपके पास हो जाएंगे 36, 9 10 हमारे पास कितना हो जाएगा 90, डन हो गया सर। 10 10 हो जाएंगे 100 और 100 अपॉन 4 होता है आपके पास 25, तो ये बन जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ओके हो गया। आगे कह रहे हैं राउंड द कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर, तो अगली चीज हमारे पास रेडियस पता लग गई। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? कोई भी बॉडी जो कि आपके पास एक कर्व के ऊपर राउंड कर रही होती है, उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट करती है मेरे बेटे, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व। अच्छा जी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है भैया वो होता है हमारे पास v²/r। यहाँ पे जो v है दैट इज 25, उसका लग जाएगा स्क्वायर, डिवाइड में रेडियस कितना सर? रेडियस है हमारे पास 100। ओके हो गया। अब 25 का जो स्क्वायर होता है बेटा ये बराबर होता है 625 के, डिवाइड में कौन आ गया हमारे पास 100, तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन है सर जी। ए गलत, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं a body on a 20 मीटर हाई क्लिफ ड्रॉप्स अ स्टोन। एक बॉडी है आपके पास जो कि आपके पास एक 20 मीटर ऊंची पहाड़ी के ऊपर खड़ी हुई है, सही हो गया। तो आपके पास पहाड़ी की जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई भैया? आपके पास 20 मीटर्स आ गई। डन हो गया सर जी। अब यहां से वो क्या कर रही है? ड्रॉप्स अ स्टोन, उसने एक स्टोन ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी रखी होगी? उसने अपने पास सिंपली 0 रखी होगी। 1 सेकेंड लेटर ही थ्रोज अनदर डाउन द ही थ्रोज डाउन अनदर स्टोन। एक सेकंड बाद उसने एक और स्टोन फेंक दिया नीचे। बड़ी फारिग आदमी है आपके पास, ये करे जा रहा है आपके पास खड़ा हुआ, कह रहे बोथ द स्टोन्स हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ जाके जमीन पे गिरते हैं, क्योंकि पहला वाला क्या हुआ है? उसने ड्रॉप किया था, दूसरा वाला उसने थ्रो किया। फर्क क्या है? ड्रॉप जो कर रहा होगा उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, लेकिन जिसको वो थ्रो कर रहा है उसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं होगी, उसकी इनिशियल स्पीड 0 से कुछ ज्यादा होगी। उसको फेंका है ना उसने, तो उसको इसका मतलब स्पीड दी इनिशियली उसने। अब दोनों साथ जाके गिरे। अब इसको मानने का तरीका कैसे है? देखो, अगर मैं इस तरह से लेके चलूं कि फॉर एग्जांपल ये जो पहला स्टोन था इसको नीचे गिरने में टाइम लगा टी, तो इस दूसरे वाले को कितना लगेगा? t-1, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि 1 सेकंड बाद ये हालात हुए। ठीक हो गया सर जी। कह रहे फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड स्टोन। इस सेकंड स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी निकाल के दिखाओ। इसको हम कह देते हैं लेट्स से u डैश। अच्छा सर, क्या निकाल लेते हैं। मजे की बात, दोनों स्टोन्स ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस तो हमें मालूम है, क्या? वो 20 है भाई आपके पास। दोनों ने जो स्टोन ने डिस्टेंस कवर किया वो कितना है? 20। आओ जरा इस स्टोन से चेक करते हैं। इस स्टोन ने जो डिस्टेंस कवर किया उसका फॉर्मूला बनेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डन हो गया सर जी। अब इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो मुझे मालूम है कि जो डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे स्टोन ने कवर किया वो डिस्टेंस हमारे पास कितना है सर जी? वो है सर 20। अच्छा जी, इनिशियल स्पीड कितनी थी? अंडा, टाइम तो सर पता ही नहीं है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितनी है? सवाल खुद बोल रहा है भाई डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितनी ले लो भाई? जी ले लो, यानी कि प्लस 10 ले लो अपने पास। डन हो गया। टाइम नहीं पता, ये हो गया अगेन स्क्वायर। तो 20 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 10/2 होते हैं 5, और आगे आ गया टी स्क्वायर। 5 1 5, 5 4 20। टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। सर स्क्वायर स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ टी चाहिए। जो एक्स्ट्रा लगा काटे, स्क्वायर को काटने के लिए रूट लगा दिया मैंने, तो टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 सेकंड्स, यानी कि 2 सेकंड लग रहे हैं आपके पास किसको? स्टोन को नीचे गिरने में। तो इसका मतलब ये दूसरे वाले को कितने लगेंगे? 2 - 1, विच मींस 1 सेकंड ओनली। ओके हो गया सर जी। अब इस पे फिर से लगा देते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? u डैश इंटू t-1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू t-1 का होल स्क्वायर। ये क्यों किया सर आपने? अरे भैया फॉर्मूला होता है ना आपके पास ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो टाइम t-1 है, u डैश है हाफ, और a टाइम हमारे पास t-1 है। अब आगे क्या करें सर? अब वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। s की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? 20 मीटर्स, भाई इसने भी डिस्टेंस 20 किया है। u डैश तो हमें पता ही नहीं है, t है 2 के बराबर, तो t-1 तो 1 के बराबर है। 1 लिखूं? अरे नहीं लिखो यार, कुछ नहीं होता। हाफ एक्सेलरेशन है सर 10, t-1 कितना है? 1, और 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा। सही हो गया सर जी। ये जगह 20 इज इक्वल टू u डैश प्लस 5, 5 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो u डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 - 5, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दूसरे स्टोन को कितनी स्पीड से फेंका गया है? 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सर ऑप्शन सी 15 मीटर्स पर सेकेंड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास भैया 7 में कह रहे हैं एन एलिवेटर इन विच अ मैन इज स्टैंडिंग मूविंग अपवर्ड्स। एक एलिवेटर जिसके अंदर हमारे पास एक बंदा खड़ा हुआ है,
ठीक है, वो एलिवेटर आपके पास ऊपर की तरफ जा रहा है, सही हो गया सर। ये एलिवेटर कहाँ जा रहा है हमारे पास, ये बंदा खड़ा हुआ है इसके अंदर, ये एलिवेटर कहाँ जा रहा है हमारे पास, ऊपर की तरफ जा रहा है। कह रहे विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड कितनी है उसकी, 10 मीटर पर सेकेंड है। कांस्टेंट स्पीड कितनी है उसकी, 10 मीटर पर सेकेंड है। डन हो गया सर। इफ अ मैन ड्रॉप्स अ कॉइन फ्रंट अ हाइट ऑफ, अच्छा ये फ्रंट नहीं है फ्रॉम होगा, सॉरी, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर, 2.5 मीटर की हाइट से वो बंदा क्या करता है, कॉइन नीचे ड्रॉप करता है। कितनी हाइट से, 2.5 मीटर की हाइट से ड्रॉप करता है। डन हो गया। कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द फ्लोर ऑफ द एलिवेशन, इसको कितनी देर लगेगी नीचे गिरने में। पहले तो सर ये चेक करना पड़ेगा कि इफेक्टिव जी की वैल्यू कितनी लग रही होगी इस कॉइन के ऊपर। आइए निकालते हैं। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव जी की वैल्यू लग रही होगी इस कॉइन के ऊपर, वो बराबर हो जाएगी सर हमारे पास जी प्लस ए के, क्योंकि अपवर्ड मोशन में दोनों एक्सेलरेशन को हम प्लस कर देते हैं। मजे की बात, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस एलिवेटर, एलिवेटर की एक्सेलरेशन निकालते हैं। कांस्टेंट स्पीड, सेम डायरेक्शन में, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई सर, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0। अगर कहीं पे भी कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा हुआ आ जाता है तो भाई ये कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब इफेक्टिव जी जो है वो जी के बराबर ही है। अब निकालना आसान है। हमने क्या निकालना है भाई, हमने टाइम निकालना है सर। हमें क्या क्या पता है भाई, जो डिस्टेंस उस कॉइन ने कवर करा नीचे गिरते हुए वो है 2.5 मीटर्स हो गया। डन हो गया। जी की वैल्यू कितनी है सर आपके पास, 9.8 मीटर पर सेकेंड है। और मजे की बात, कॉइन को ड्रॉप किया है ना, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि सवाल कह रहा है भाई इनिशियल स्पीड हमारे पास कितनी है, 0 ड्रॉप किया है ना आपने। अब देखो ना, इतना साफ साफ है सर ये तो, इसमें तो फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। डन हो गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 2.5 है आपके पास। ओके सर, यू कितना है हमारे पास, अंडा, टाइम ही तो निकालना है, प्लस 1/2। जी की जगह हमारे पास सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है, 9.8 कह रहा है, 10 कह रहा है, 9.8 कह रहा है सवाल, तो 9.8 रख लेते हैं। नहीं होता तो अपनी आसानी के लिए 10 मान लेते हैं और राउंड ऑफ कर लेते हैं अपने पास। ये आ गया आपके पास टी स्क्वायर। ओके हो गया सर। ये हो जाएगा 2.5 इज इक्वल टू 4.9, और आगे क्या लग जाएगा, टी स्क्वायर। ये भी यहाँ पे हमारे पास बात समझ में आती है सर पूरी। अच्छा जी, अब इसी को अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखो बेटा आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 2.5 डिवाइडेड बाय 4.9। पॉइंट ने पॉइंट को काट दिया सर, हमें सिर्फ टी चाहिए तो हम दोनों साइड्स पे क्या लगा देंगे, रूट। ये हो जाएगा 5/7। 5/7 तो सॉल्व करना आसान है ना, साइड पे कर लो अपने पास जल्दी से। ये 7 आ गया, ये 5 आ गया, पहले पॉइंट लगा, ये अंडा हो गया, 0.7, 49, एक बच गया, पॉइंट की वजह से एक अंडा लगा, ठीक है, 1 आ गया आपके पास। 7 बहुत है सर, 2 डिजिट्स बहुत है, तो इसका मतलब टी की वैल्यू तकरीबन कितनी आ रही है, 0.71 सेकेंड्स आ रही है। नाउ लुक एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द मोस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर, 0.71। 0.71, ए कह रहा है 707, 1.9 गलत, 3.1 तो बहुत ही गलत, 6.17 और 7.15 सब गलत है, तो द नियरेस्ट आंसर विल बी 0.707 सेकेंड्स। आए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 8, कह रहा है 100 kg मैन रन्स अप अ हिल, 100 किलो का, 100 किलो का भाई भारी भरकम बंदा आ गया। अच्छा जी, थ्रू अ हाइट ऑफ 4 मीटर्स, हाइट भी आ गई है सर, 3 सेकंड के अंदर कर रहा है, टाइम भी आ गया सर। हाउ मच वर्क डज ही डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लो वो इस पहाड़ी पे चढ़ रहा है, ठीक है, तो जब वो ऊपर जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो भैया याद रखो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं वो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होता है। तो अगर यहाँ वर्क निकालना है हम लोगों ने तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एक्चुअली क्या निकालना है, mgh निकालना है। m कितना है सर हमारे पास, 100, g को हम लोग 9.8 लेते हैं, ठीक है, हाइट कितनी है सर हमारे पास यहाँ पे 4। डन हो गया, और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9.8 को जब सर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 39.2, और 100 से मल्टीप्लाई करना अब इसको तो ये हो जाएगा 3920 न्यूटन। है कोई ऑप्शन, ए में तो नहीं है सर, तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा फिर हमारे पास, ऑप्शन बी, 3920 जूल्स। लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में आपसे कह रहे हैं व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ वायर कैरिंग करंट। कह रहे हैं द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स। सर वोल्टेज क्या फोर्स होती है, नहीं भाई, वोल्टेज जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, फोर्स नहीं वर्क होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बी, द रेशियो ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड बिटवीन टू पॉइंट्स टू द करंट। क्या वोल्टेज एनर्जी अपॉन करंट के बराबर है आपके पास, नहीं सर, एनर्जी अपॉन करंट इनटू टाइम के बराबर है, इसमें टाइम नहीं लिखा हुआ इन लोगों ने, तो बी भी गलत हो जाता है। सी, द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड बिटवीन द पॉइंट्स टू द करंट। पावर और करंट का रेशियो है क्या, वोल्टेज, बिल्कुल सही है, क्योंकि पावर सर करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट होता है, तो इस तरह से वोल्टेज जो है वो पावर और करंट का क्या हो जाएगा हमारे पास, रेशियो हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, द रेशियो ऑफ द पावर डिसिपेटेड बिटवीन द पॉइंट्स टू द करंट।
मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज 88.2 सेंटीमीटर। सर इसको डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं यहीं पे ही। अच्छा जी, ये हो जाएगी सर हमारे पास 0.882 मीटर्स। डन हो गया। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8। डन आ गया। एट द प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, क्या निकालना है सर? टाइम पीरियड, वो भी किसका? पेंडुलम का। तो भैया पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। आइए सर फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 पाई, पाई को अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 3 मान लूं तो ये हो जाएगा 6। 2 पाई यानी कि 2 3 हो जाएंगे 6। लेंथ की जगह आ जाएगा 0.882 और डिवाइड में कौन आ जाएगा जी, विच इज 9.8। डन हो गया सर, आगे चलते हैं। अब इसको हम लोग फर्दर कैसे सॉल्व करने वाले हैं, आओ बच्चे समझना। अब देखो 6 तो आपके पास एज इट इज रहा, अगर मैं थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे ले आऊं तो ये हो जाएगा 882 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। देखो साइंटिफिक नोटेशन से ना बेसिक कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाती है। और ये हो जाएगा 98 और ये हो जाएगा एक्सपोनेंट -1। मजे की बात 98 1 सा 98 होता है और 98 9 सा 882 होता है आपके पास। 9 का रूट क्या हो जाएगा सर 3, 10 की पावर -3 और -1 ऊपर जाके प्लस बनेगा तो -2 बच जाएगी। -2 का रूट क्या हो जाएगा आपके पास सर -1। इसका मतलब आपके पास 3 एक्सपोनेंट -1 बन गया रूट का आंसर। पीछे कौन लिखा था 6, वो भी तो लिखे। 6 3 सा क्या हो जाएंगे 18 और क्या रह जाएगा 18 एक्सपोनेंट -1 जो कि किसके बराबर हो जाएगा 1.8 सेकंड्स के। है 1.8 सेकंड्स सर, पहले ही ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए 1.885 सेकंड्स। बाकी सब गलत है सर। 885 तो नहीं आ रहा आपका। अरे भैया मैंने पाए को भी तो 3.14 नहीं लिया था, थोड़ा सा तो मेरे आंसर में वेरिएशन आएगी तभी तो मैं अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाता हूं। ओके भाई आगे चलते हैं। 11 में आपसे कह रहे हैं अ लाइट बल्ब हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 150 ओम्स। डन हो गया सर, रेजिस्टेंस पता लग गई हम लोगों को। फाइंड द वोल्टेज, वी फाइंड करके दिखाइए व्हेन द करंट इज 1.5 एम्पियर, करंट होता है आई। तो सर बच्चों वाला ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये हो जाएगा सर आई कितना है 1.5, आर कितना है 150। ठीक है जी, कर दे मल्टीप्लाई सर दोनों को अल्लाह का नाम लेके। तो सर 150 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ये हो जाएगा हमारे पास 225 वोल्ट्स। ठीक है, ए में 250 है गलत है, बी में 300 ये भी गलत है, 224 भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी 225 वोल्ट्स। लेट्स मूव ऑन। 12. Can an object is moving with constant speed around a circular path and completes one full revolution? एक पूरी revolution करने का मतलब जहां से चला था वापसी वहीं आ गया। मान लो यहां से चला था, घूम फिर के चक्कर काट के वहीं आ गया एग्जैक्टली। अच्छा, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू कंसर्निंग दिस मोशन? कौन सी चीज सही है इसके अकॉर्डिंग? ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर वन फुल राउंड इज 0। वन फुल राउंड, जहां से चले थे जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है 0। बिल्कुल सही लिखा हुआ है सर ये, यानी कि 1 तो करेक्ट है। 2, द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। सर एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मजे की बात यहां पे आता है टोटल डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 थी ना सर। अरे डिस्प्लेसमेंट 0 थी बच्चे, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस तो आपके पास एक सर्कल का 2 पाई आर उसका सरकमफेरेंस होता है। नहीं सर, ये एवरेज स्पीड 0 नहीं बन रही, रेडियस चूंकि कुछ ना कुछ है तो एवरेज स्पीड 0 नहीं बन रही। इसका मतलब 2 तो ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब सिर्फ 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज सही लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर 1। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्ब कितनी हीट कर रहा है भाई वो 80 जूल्स। अच्छा जी, थ्रू हीटिंग, तो कितनी हीट एब्जॉर्ब हो गई हमारे पास 80 जूल्स। एब्जॉर्ब हीट के साथ हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। अच्छा जी, व्हाइल डूइंग 100 जूल ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क, वर्क कितना किया उसने 100 जूल। किया जाने वाला वर्क 100 होता है और अगर सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है तो वो आपके पास नेगेटिव लिया जाता है। सॉरी, अगर हमारे पास वर्क सिस्टम कर रहा है तो पॉजिटिव होता है वर्क, और सिस्टम पे वर्क होता है तो वो नेगेटिव होता है। चूंकि यहाँ पे सिस्टम वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव 100 ले लिया। कह रहे व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? तो भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिखाता है ये निकालना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बोलता है कि अगर आपने चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास प्रोवाइडेड हीट माइनस वर्क डन। डन हो गया सर जी, तो ये हो जाएगा सर आपके पास 80 माइनस का 100, तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया माइनस का 20 जूल। सर माइनस का मतलब डिक्रीज हो गई, कहां गई फिर वो? अरे भैया ये जो इतना सारा एक्स्ट्रा वर्क हुआ है, दिया तुमने 80 जूल, काम तुम्हें 100 का मिला, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये अपनी गैस की इंटरनल एनर्जी सर्फ हुई होगी एक्स्ट्रा काम करने के लिए 20 जूल का, तभी माइनस आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा फिर हमारे पास? सर ऑप्शन बी हो जाएगा माइनस का 20 जूल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है रीजन अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी, ठीक है इसको ग्रामेटिकली करेक्ट कर लेते हैं। चार्ज बॉडी इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, एक चार्ज बॉडी है उसके अराउंड वो रीजन
जहां पे आपके पास कोई दूसरा चार्ज उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील कर सकता है, एक टेस्ट चार्ज उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को या तो अट्रैक्टिव को या रिपल्सिव फोर्स को क्या कर सकता है, फील कर सकता है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं सर, उस रीजन को आपके पास कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मैग्नेट के अराउंड इस रीजन को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहा जाता। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस आ गया जिसकी फोकल लेंथ कितनी आ गई भैया, 40 सेंटीमीटर आ गई। डन हो गया सर जी। इज इन कॉन्टैक्ट विथ अ कॉनकेव लेंस, इसको चिपका के रख दिया आप लोगों ने किसके साथ, एक कॉनकेव लेंस के साथ चिपका के रख दिया। डन हो गया। एक ऐसे कॉनकेव लेंस के साथ जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। चूंकि कॉनकेव लेंस है तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन नेगेटिव हो जाएगी फोकल लेंथ। कह रहे द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इन डायोप्टर्स निकाल के दिखाए। आए निकालते हैं। कॉम्बिनेशन की पावर का फॉर्मूला होता है बेटा इंडिविजुअल पावर्स को सम कर लो। सर इंडिविजुअल पावर नहीं पता, अरे पता है, पावर रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ का। ठीक हो गया सर, ये तो मस्त हो गया, 1/f1 प्लस 1/f2। मगर फोकल लेंथ को मीटर्स में होना लाजमी है, तो सर कर लेते हैं ना, इसको 100 से डिवाइड करें 0.4 मीटर्स बन जाएगा। इसको भी 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 0.25 मीटर्स। अरे बेहतरीन हो गया। लगाते हैं, ये हो जाएगा 1/0.4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि 0.25 के साथ माइनस है, डिवाइड बाय 0.25। डन हो गया सर जी। आगे चलते हैं जल्दी से। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या करना है, आपने लेना है एलसीएम। अब यहाँ पे सर जो एलसीएम आएगा आपके पास 0.4 और 0.25 का जो एलसीएम है आपके पास ये हो जाएगा 2। 0.4 के टेबल में 2 आता है सर 5 टाइम्स पे आपके पास, माइनस 0.25 के टेबल में 2 आता है सर आपके पास 8 टाइम्स पे। डन हो गया। ये बन जाएगा -3/2। सही है, तो पावर कितनी आ गई सर, ये तो आ गई -1.5 डायोप्टर्स। ठीक है जी, तो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा -1.5 डायोप्टर्स। है कोई ऑप्शन? ए कह रहा है -5, गलत कह रहा है बिल्कुल। बी कह रहा है -1.5, तो आंसर आ गया -1.5 डायोप्टर्स। ठीक हो गया जी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। 16 में आपसे कह रहे हैं अ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन हैज अ पीरियड टी। सही हो गया। एक सिंपल पेंडुलम एक सीलिंग से लगा हुआ आपके पास, ट्रेन की सीलिंग से चिपका दी उस पेंडुलम को हम लोगों ने, ये रही वो ट्रेन और इससे ये पेंडुलम चिपका हुआ है। कह रहे हैं जब ये ट्रेन रेस्ट में है, व्हेन द ट्रेन इज एट रेस्ट, तो इसका टाइम पीरियड कितना है भैया, आपके पास टी है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा सर, आपके पास 2 पाई √L/g के। मजे की बात। आगे कह रहे हैं व्हेन द ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग, अगर अब यही ट्रेन चलने लग जाए, जब यही ट्रेन हमारे पास चलने लग जाएगी और मजे की बात एक्सेलरेट करने लग जाएगी, अब बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। तो सर अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, लेंथ थोड़ी पेंडुलम की चेंज हो रही, लेकिन उसके ऊपर लगने वाली जी की वैल्यू जरूर चेंज हो रही है। कैसे? अगर हम जी की वैल्यू देखें, जी इज एन एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन आ जाएंगी, एक डाउनवर्ड जी है और एक बॉडी फॉरवर्ड मूव कर रही है, उसकी फॉरवर्ड एक्सेलरेशन ए आ गई। तो चूंकि दोनों हमारे पास सर परपेंडिकुलर है, तो आपके पास जो इफेक्टिव जी हो जाएगा, या जिसको हम जी डैश बोल रहे हैं ऊपर, ये बराबर हो जाएगा √g² प्लस a² से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जिसका मतलब जी डैश की वैल्यू जी से, नॉर्मल पुराने वाली जी से बड़ी हो गई, तो जी डैश की वैल्यू जब बड़ी हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप टाइम पीरियड एंड जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका भाई, टाइम पीरियड घट रहा है, कम हो रहा है। अगर टाइम पीरियड कम हो रहा है सर, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट बन जाएगा, डिक्रीज। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 17 में आपसे कह रहे हैं लेंज लॉ स्टेट्स दैट, लेंज लॉ क्या स्टेट करता है, ए द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इन अ मीडियम अंडर सम अप्लाइड फोर्स एक्सपीरियंसेस सम सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस इन इट्स पाथ। ये तो सर आपके पास एक तरीके से स्टोक का लॉ है, स्टोक ने बताया था फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में, ये सवाल तो फ्लूइड फ्रिक्शन को जिक्र कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया, लेंज नहीं है ये। बी अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूअस टू, सॉरी ये और होगा, सॉरी, और continues to move, ठीक है जी, इस कंटिन्यूस की स्पेलिंग भी सही कर लेते हैं, continues to move with uniform velocity unless acted upon by an unbalanced force। सर ये तो न्यूटन भैया ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा था, जो चीज जैसी है वो वैसी रहेगी जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स न लगा दो, तो ये न्यूटन का लॉ है, लेंस का नहीं। लेंस का क्या लॉ है, लेंस ने बताया था कि भाई अगर हम लोग, आपके पास किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है, तो वो जो करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हमेशा उसकी डायरेक्शन अपोज करती है। किसको अपोज करती है, जिसकी वजह से वो इंड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से वो इंड्यूस हुआ है, ठीक है, उसको अपोज करती है, उसको अपोज करती है आपके पास। डन हो गया सर जी। अगर उसको अपोज करती है, सी क्या कह रहा है, द इंड्यूस करंट always flows in such a direction as to oppose the change which giving rise to it। ठीक है सर जी, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये है लेंज लॉ की स्टेटमेंट आपके पास, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी।
मूविंग ऑन 18 कह रहे टू इक्वली हैवी रेल कार्गो कार्स आर बीइंग हेटेड टुगेदर। ठीक हो गया, दो गाड़ी है हमारे पास, दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे से आके टकरा रही है। इसको इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, मिला रहे हैं आपके पास, ऐसे टकरा रही है आके। कह रहे द फर्स्ट कार हैज अ मास ऑफ 15750 kg। पहली कार का अच्छा इक्वली हैवी है तो दोनों का सेम होगा फिर तो सर। इक्वली हैवी एक का दे दिया कंफ्यूज करने के लिए कि तुम दूसरे में कंफ्यूज ना हो जाओ। पहली का और दूसरे का दोनों का कितना आ गया 15750 kg। डन हो गया। इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। सही है। द सेकेंड वन बीइंग एट रेस्ट। डन हो गया सर। तो पहली वाली की इनिशियल स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। दूसरी वाली की इनिशियल स्पीड कितनी है अंडा रेस्ट में है ना। कह रहे कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द टू कार्स। जब दोनों एक दूसरे के साथ आगे चिपक जाएंगे, जब कोलिजन हो चुकी होगी तो ये दोनों एक साथ मूव कर रहे होंगे। अब बताओ इन दोनों की कॉमन फाइनल वेलोसिटी कितनी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला लग जाएगा m1u1 प्लस m2u2 बराबर होता है किसके m1v1 प्लस m2v2। डन हो गया सर जी। अब मजे की बात यहाँ पे m1 की जगह तो हम रख देंगे सर 1750750, u1 की जगह हमने रख दिया 4, m2 की जगह फिर 15750 लिखना था, लेकिन u2 तो 0 है ना, तो नहीं लिखे ना सर, डायरेक्ट करें यार, जल्दी आगे बढ़े। यहाँ पे अगर हम देखें m1 और m2 दोनों सेम है, और v1 और v2 मजे की बात ये दोनों भी सेम है क्योंकि फाइनल वेलोसिटीज दोनों की बराबर है। तो जब ये दोनों ही चीजें सेम है तो इसकी जगह सर 2mv लिख देते ना यार, 2mv लिख देते ताकि काम आसान हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2mv चल रहा है आपके पास। अब इस 2mv की वैल्यू तो पुट कर दो पहले सर। देखो पहले तो ये 2 1 से 2 हो गया और ये 2 2 से 4 हो गया। ये हो गया 15750 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 से। डन हो गया। मास की वैल्यू कितनी है 15750 और आगे क्या लिखा हुआ v सर, ये दोनों भी कट गए। तो फाइनल स्पीड क्या बच गई 2 मीटर्स पर सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए ही हो जाएगा सर, ऑप्शन ए 2 मीटर्स पर सेकेंड। ओके जी, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। कह रहे two capacitors C is equal to 2 farads are connected series across a 100 volt supply। ठीक है, दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों को हम लोगों ने कितनी वोल्टेज सप्लाई से लगाया हुआ भाई, आपके पास 100 वोल्ट की सप्लाई से लगाया हुआ है। दोनों की वैल्यू मजे की बात C1 हो या C2 हो, दोनों की वैल्यू कितनी है भाई, आपके पास 2 फैरेड्स है। ओके, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। बेटा सीरीज कैपेसिटेंस की जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होती है वो बराबर होती है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। डन हो गया सर। हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा कितने हो जाएंगे एक, तो 1/c अगर 1 के बराबर है तो c भी किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली 1 फैरेड के आपके पास। ठीक है जी। अच्छा सर, आपके पास एक छोटी सी मिस्टेक सही कर लेते हैं, ये आपके पास होगा 2 माइक्रो फैरेड, क्योंकि ऑप्शन सारे माइक्रो में, तो इस चीज को हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर फिर 1 फैरेड नहीं 1 माइक्रो फैरेड हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। डन हो गया सर जी। तो ये कर लेते हैं भाई अपने पास 1 माइक्रो फैरेड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए 1 माइक्रो फैरेड्स। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहे हैं कंसिडर टू इक्वल रेजिस्टर्स वायर्ड इन पैरेलल। दो रेजिस्टर्स हैं, दोनों इक्वल हैं और दोनों किसमें लगे हुए हैं भाई, आपके पास एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। R1 और R2 बराबर है। डन हो गया सर। कह रहे हैं व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टू। इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। मान लेते हैं दोनों को अलग अलग क्यों लिख रहे हो, आर ही लिख रहे हो तो सर, तो भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होती है भाई पैरेलल के अंदर, ये बात याद रखिएगा कि 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर होती है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम। डन हो गया सर। तो ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r। ठीक हो गया। ये हो जाएगा सर आपके पास 2/r। मुझे सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए ना सिर्फ, तो रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास R/2। तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली R/2। ए कह रहा है 3R/2, गलत। बी कह रहा है R/2, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी साउंड की कितनी आ गई भाई 10⁻⁻6 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर आ गई। कह रहे इफ द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इज आई नॉट, दो फेंटेस्ट इंटेंसिटी जो एक इंसान की कान सुन सकता है नॉर्मली, यानी कि सुनाई दी जाने वाली सबसे हल्की आवाज जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी है भाई 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। कह रहे फाइंड द लाउडनेस लेवल। लाउडनेस लेवल, और वो भी किसमें, डेसिबल्स में। लाउडनेस लेवल अगर आपने डेसिबल्स में निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 10 log ऑफ I/I नॉट। डन हो गया सर। आई सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा आपके पास बीटा, जिसको लाउडनेस लेवल भी कहते हैं,
10, log के आगे क्या आ जाएगा सर, I over I नॉट. I इंटेंसिटी कितनी है हमारे पास, 10 की पावर -6. नीचे कितनी है, 10 की पावर -12. ये -12 ऊपर जाएगा, ठीक हो गया सर. तो ये हो जाएगा -6 + 12. -6 + 12 का मतलब ये हो जाएंगे सर आपके पास +6. तो 10 की पावर 6 का लॉग निकालना है आपने, तो सिंपली आपके पास 10 की पावर 6 का जो लॉग है ये बन जाएगा बेटा आपके पास लोगैरिथम के रूल्स की वजह से ये बन जाएगा हमारे पास 6. तो ये हो जाएगा 10 × 6, और 10 × 6 कितने हो जाएंगे, 60 डेसिबल्स. तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 60 डेसिबल्स. ए भी नहीं है, बी भी नहीं है. करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आपके पास ऑप्शन सी, 60 डेसिबल्स. मूविंग ऑन. 22. Can ultraviolet radiations, sorry, light is more likely to cause a photoelectric effect? यूवी लाइट जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करने के ज्यादा प्रोन है, उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो क्या करेगी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगी देन अ विजिबल लाइट. क्यों? देखो भैया, जो विजिबल लाइट होती है ना आपके पास, वो विजिबल लाइट क्या होती है हमारे पास, उल्टा विबग्योर. ये उल्टा विबग्योर क्यों लिख रहा हूं ये भी समझाता हूं भैया आप लोगों को. सही है. अच्छा देखो, आपके पास उल्टा विबग्योर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं इस एंड पे जा रहा हूं तो इस एंड पे जाते हुए आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी, और इसी एंड पे जाते हुए जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है हमारे पास, डिक्रीज हो रही है. वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है हमारे पास, इंक्रीज हो रही है. अब इसके आगे ये तो सर विजिबल लाइट आ गई. विजिबल लाइट के बाद कौन सा स्पेक्ट्रम में जगह आती है आपके पास, उसके बाद जो जगह आती है बेटा वो आती है हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट की या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की. तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो इसका क्लियरली मतलब क्या हो जाएगा कि विजिबल लाइट से ज्यादा क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी है, और इसकी वेवलेंथ क्या है, विजिबल लाइट से कम होती जा रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. अब किसी भी लाइट की जो एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. तो इसका मतलब यूवी रेज इस वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करने के ज्यादा प्रोन है क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है विजिबल लाइट से. अच्छा, एक कह रहा है उनकी लॉन्गर वेवलेंथ है. नहीं सर, वेवलेंथ तो कम है, अभी आपने बताया. उनकी ज्यादा सर वेलोसिटी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सेम होती है, ठीक है, आर नॉट विजिबल. ये बात सही है, लेकिन ये वजह नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने की. उसके वजह क्या है, उसकी एनर्जी ज्यादा है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी, हैव अ हायर एनर्जी. ठीक है भाई, लेट्स मूव ऑन. Question number 23. Can if an object is released 196 meters above the ground, एक ऑब्जेक्ट को हम कहां से रिलीज कर रहे हैं भाई, ग्राउंड से 196 मीटर की हाइट से रिलीज कर रहे हैं. डन हो गया सर. ये कोई बिल्डिंग है हमारे पास, मान लेते हैं इस बिल्डिंग की जो हाइट है, ये हाइट हमारे पास कितनी है इस बिल्डिंग की, 196 मीटर्स है. ओके हो गया, और ये बिल्डिंग के नीचे जमीन आ गई. 196 मीटर्स की हाइट हो गई भाई इस बिल्डिंग की आपके पास. अच्छा सर जी, आगे क्या कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड. ड्रॉप कर रहे हैं ना सर, ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0. इसको एक्सेलरेट कौन करेगा, ग्रेविटी करेगी, पॉजिटिव 9.8 से. सवाल में खुद दिया हुआ है भाई आप लोगों के पास. डन हो गया सर. अब आपसे पूछा जा रहा है टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, भाई जितनी बिल्डिंग की हाइट है उतना ही करेगा ना डिस्टेंस कवर. तो सर साफ देख के लग रहा है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल है. ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ओके हो गया. एस कितना है सर, 196. यू 0 है तो यूटी लिख ही नहीं रहा सर मैं, डायरेक्ट चलते हैं आगे. हाफ एक्सेलरेशन कितनी है सर, 9.8. डन हो गया. और यहाँ पे आ जाएगा टाइम का स्क्वायर, टाइम ही तो नहीं पता, वही तो निकालना है. निकाल लेते हैं भाई, कौन से मसले की बात है. ये हो जाएगा सर 196 इज इक्वल टू, अच्छा जी आगे यहाँ पे देखें तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9.8 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड. ठीक हो गया. 9.8 2 जा 96 होता है, 19.6 होता है. 9.8 2 जा जो होता है वो क्या होता है, 19.6. तो 20 जा हो जाएगा 196 सिंपली. ओके हो गया सर. तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 22 जा 40. सर हमें टी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टी की वैल्यू चाहिए. निकाल लो भाई. तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स पे रूट लगाना पड़ जाएगा. ये जाएगा अंडर रूट ऑफ 40. 40 का रूट आता है, नहीं सर 36 का आता है. 6 फिर 6 से बड़ा होगा, और 7 का रूट होता है 49, 7 से छोटा होगा. तो 6 और 7 के बीच में जो वैल्यू लाया कर रही है वो हमारा आंसर है. आओ देखते हैं. 4.5 6 और 7 के बीच में, नहीं सर. 5.0 है, नहीं सर. 6.3 है. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.3 सेकेंड्स. मूविंग ऑन. 24. Can a two tuning forks are sounded? One has a frequency of 250 Hz, पहले वाले की आ गई, and while the other has a frequency of 245 Hz. What is the beat frequency of the beats? बीट फ्रीक्वेंसी सर बड़ी मजे की बात, बराबर होती है दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस के. ये हो जाएगी 250 माइनस 245, कितनी आ जाएगी, 5 हर्ट्ज. तो आंसर हो जाएगा 250. अरे भाई गलत, 245 भी नहीं. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 हर्ट्ज आपके पास. मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 25. कैन अ रॉक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई ब्रिज. एक रॉक को हम लोगों ने ड्रॉप किया, कहां से, काफी ऊंचे किसी ब्रिज से. एट द एंड 1,
अच्छा जी, ऑफ 3 सेकंड्स ऑफ फ्री फॉल। अच्छा जी, किसी एंड से हमारे पास ब्रिज के दो एंड्स होते हैं, किसी एक एंड से हम लोगों ने उसको गिरा दिया, ठीक हो गया। आपसे कह रहे हैं उसको ड्रॉप किया, इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है भाई हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है। 3 सेकंड के बाद आपसे पूछा क्या जा रहा है, बोलने के फॉल द स्पीड ऑफ द रॉक इन सेंटीमीटर पर सेकंड इज, स्पीड बताओ कितनी होगी। उसको एसिलेट कौन करवा रहा है जो उसकी स्पीड होगी सर, ग्रेविटी करवा रही है ना यार, तो एसिलेशन बराबर हो जाएगी जी के। ठीक है सर, तो अब देखें क्या लगाना पड़ेगा, बच्चों वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी निकलना है, यू कितना है अंडा, एसोलेशन कितनी है 9.8 है, जी की वैल्यू, और टाइम कितना है 3 सेकंड्स। 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो सर इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग आपके पास ऐसे कर लें कि 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ रहा है 29.4, लेकिन ये आ रहा है मीटर पर सेकंड में, सवाल ने साफ साफ बोला है सेंटीमीटर में आंसर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे सर 100 से, ये हो जाएगा 2940 सेंटीमीटर पर सेकेंड, विच इज ऑप्शन ए। गलत, 100 भी नहीं है, 500 सब छोटे हैं, 1000 भी छोटा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ई 2940 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 26, कह रहे अ बॉडी रोलिंग फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक बॉडी आपके पास सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर यानी कि जमीन के ऊपर क्या कर रही है, फ्रीली रोल कर रही है, फ्रीली रोल करती हुई जा रही है। कह रहे इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट, रोल करते करते रुक जाएगी, एक पॉइंट आएगा ये क्या हो जाएगी बेचारी गरीब, रुक जाएगी। क्यों रुकेगी सर, देखो न्यूटन ने अभी हम सर अपने पीछे फर्स्ट लॉ का कहीं ना कहीं जिक्र किया था, मैं याद है, उसने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बोला था, जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी, जो चीज रुक गई है वो रुकी रहेगी, कब तक, जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स ना लगा दो। तो इसको रोकने के लिए अनबैलेंस फोर्स कौन लगाएगा सर, ये सरफेस। सरफेस क्या करता है, किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं आपके पास भैया, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका मतलब ये सरफेस इस रोलिंग बॉडी के ऊपर लगा रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जाके बॉडी कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ए, इट हैज मास, नहीं सर मास की वजह से तो चलती रहती, मास की वजह से तो होता है इनर्शिया, और इनर्शिया तो चाहता है जिस स्टेट में बॉडी है उसी स्टेट में रहे आपके पास। डी, इट सफर्स फ्रिक्शन, बिल्कुल सही है, इस पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लग रही है आपके पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 27, 7 में कह रहे हैं 100 kg कार कैन एसिलरेट, सही सर, सबसे पहले तो मास आ गया आपके पास, एसिलरेट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब इनिशियल स्पीड कितनी हो गई 0 टू अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड आ गई कितनी देर में 10 सेकंड्स में। व्हाट एवरेज पावर इन किलोवाट्स मस्ट द इंजन ऑफ द पावर प्रोड्यूस engine of the car produce in order to cause this acceleration, कितनी पावर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी इंजन को इस एक्सेलरेशन को कॉज करने के लिए। निग्लेक्ट द फ्रिक्शन लॉस, फ्रिक्शन लॉस को घटा दें, सही सर निकालते हैं। पावर का तो फॉर्मूला होता है सर आपके पास वर्क डन पर यूनिट टाइम, डन हो गया। अब चूंकि ये गाड़ी मूव कर रही है, उसकी मोशन बढ़ रही है, तो जो वर्क हम कर रहे होंगे मोशन बढ़ाने के लिए वो वर्क किस पे चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, और डिवाइड में क्या आ जाएगा टाइम, डन हो गया सर। तो फॉर्मूला बन गया mv² डिवाइडेड बाय 2t, आई वैल्यूज पुट करते हैं। मास कितना दिया हुआ सवाल में सर 100, ठीक है, v दी हुई सर 25 और उसके ऊपर भी स्क्वायर, डन हो गया। 2 टाइम्स टाइम, टाइम कितना दिया हुआ सर अंडा, अच्छा जी 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2 हो गए, 2 5 10 हो गए, तो क्या बच गया सर इस तरीके से हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर जो कि होता है 625, 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सर ये बन जाता है हमारे पास, माय बैड, ये बन जाता है सर आपके पास जब आप 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये बन जाता है 3125, पावर निकाली है, यूनिट लग जाएगा हमारे पास वॉट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33.25, गलत, 36.25 गलत, सॉरी 3625 गलत, 48.44 भी नहीं आ रहा, करेक्ट आंसर क्या आ रहा है हमारे पास सर ऑप्शन डी 3125 वॉट्स, ठीक हो गया जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 28, 28 में कह रहे थे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, आपके पास ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई आपके पास, हाफ एम बी नॉट स्क्वायर। मैंने उसको सर्टेन एंगल के ऊपर थ्रो किया, मुझे नहीं पता वो एंगल क्या है, नहीं पता मुझे, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो चुकी है, जो कि किसके बराबर होती, अगर हम निकालें भी सर तो वो बराबर होती हाफ एम वी स्क्वायर। वी किसके बराबर होता, वी बराबर होता आपके पास वी स्क्वायर है ना, वी बराबर होता आपके पास रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। मजे की बात, एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल के अंदर कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। डन हो गया सर, 0 हो जाती है तो हो जाएगा हाफ एम, और वी नॉट एक्स स्क्वायर रह जाएगा सिर्फ यहाँ पे, जिसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारे पास? वी नॉट एक्स, और वी नॉट एक्स होता है वी नॉट कॉस थीटा, और उसमें क्या लग जाएगा हमारे पास? होल स्क्वायर। डन हो गया सर जी। तो के डैश किसके बराबर हो गई आपके पास? अब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आ गया आपके पास हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, और आगे क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा। सवाल की कंडीशन ये है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो आधी है किसका? सॉरी, वो आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है, जिसका मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी है के डैश, ये आपके पास आधी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। सर ये कितनी है? जरा लिख लेते हैं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास हाफ के कितना है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है। डन हो गया सर जी। अब देखो, ये हाफ एम नॉट स्क्वायर, हाफ एम नॉट स्क्वायर तो कट गए, तो इसका मतलब कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? 1/2, लेकिन कॉस पे स्क्वायर था तो रूट लगा देते हैं, ये बराबर आ जाएगा 1/√2 के। इजी हो गया सर। अब तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2 के। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यट्टा मारे हुए सर हमने, थीटा बराबर हो जाएगा इस तरह से तो 45 डिग्रीज के, यानी कि ये कंडीशन फॉलो हो सकती है सिर्फ कब? जब 45 डिग्रीज पे थ्रो करोगे आप इसको। 45 डिग्री का मतलब क्या? ए गलत, बी गलत, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सॉरी सी भी नहीं, सी 60 है, डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 45 डिग्री। और 45 डिग्री के आगे हम लोगों ने, हमारी गलती है, आपकी गलती नहीं है, ये डिग्री सी जो लगाया मैं काट दो भाई, सेल्सियस टेम्परेचर थोड़ी निकाल ले। ओके हो गया सर जी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्रीज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं आपसे, अ स्मॉल एंड अ लार्ज रेन ड्रॉप आर फॉलिंग थ्रू एयर। दोनों रेन ड्रॉप्स आपके पास हवा से गिर रहे हैं, एक छोटा रेन ड्रॉप, एक बड़ा रेन ड्रॉप, दोनों हवा में गिर रहे हैं इस तरह से। डन हो गया। देखो जब वो हवा में गिर रहे होंगे, तो जब वो गिर रहे हैं तो उनका वेट उनको नीचे गिरा रहा है दोनों केसेस में, और उनके ऊपर लग रही होगी एक अपवर्ड फोर्स जो कि कहलाती है एयर रेजिस्टेंस फोर्स या ड्रैग फोर्स, जिसकी वजह से दोनों फोर्सेस जहां पे बैलेंस हो जाती हैं, वहां पे आ जाती है बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा जल्दी नीचे गिरेगा, जिसकी कम होगी वो टाइम लगाएगा नीचे गिरने में। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर आपके पास 2 रो आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय ईटा। मजे की बात, दोनों रेन ड्रॉप्स पानी की बने हुए हैं, तो दोनों के लिए 2 तो कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, वो तो अर्थ लगा रहा है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई? आर स्क्वायर के, रेडियस के स्क्वायर के, स्फेरिकल ड्रॉप्स के। अगर रेडियस स्क्वायर के आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका रेडियस बड़ा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा, वो जल्दी नीचे गिरेगा, जिसका रेडियस कम उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कम, वो आराम से नीचे गिरेगा, क्योंकि उसकी स्पीड कम है नीचे गिरने की। तो अब बड़ा वाला ड्रॉप जल्दी गिरेगा, छोटा वाला ड्रॉप आराम से गिरेगा। ए स्मॉल ड्रॉप विल इवेपोरेट, कहां से आ गया सर? ये तो है हमें घुमाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। बी लार्ज ड्रॉप मूव्स फास्टर, बिल्कुल सही है, जो बड़ा ड्रॉप है वो जल्दी नीचे गिरेगा आपके पास। सी स्मॉल ड्रॉप मूव फास्टर, गलत भाई, स्मॉल ड्रॉप थोड़ी कर रहा। डी बोथ मूव विद सेम स्पीड, हो ही नहीं सकता। ई नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, अरे कर लिया हमने सर कंक्लूजन ड्रॉन, वो है ऑप्शन बी आपका। मूविंग ऑन, question number 30. Can a container is divided into 2 equal portions? One portions contain an ideal gas at pressure P and temperature T. ठीक हो गया। एक कंटेनर को हम लोगों ने 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करा हुआ, सही हो गया। इस तरह से मान लेते हैं, जो 2 इक्वल पोर्शंस उनके बीच में हमने कोई ब्लॉकेट लगाया हुआ और बंद किया हुआ है, सही है। एक पोर्शन में जो आइडियल गैस है, उसकी आइडियल गैस का प्रेशर कितना है P, और टेम्परेचर कितना है T है, सही हो गया। कह रहे व्हाइल द अदर पोर्शन इज अ परफेक्ट वैक्यूमिटी, इसमें कुछ नहीं है, वैक्यूम है, खाली है, नाडा, कुछ नहीं है भाई आपके पास। कह रहे इफ अ होल इज ओपन बिटवीन दीज 2 पोर्शंस, इनके बीच में हम क्या करते हैं, पहले ये लाइन पूरी ऐसे टैक थी, इनके बीच में हम लोगों ने एक छेद कर दिया, एक होल ओपन कर दिया। जब होल ओपन करोगे तो गैस यहां से डिफ्यूज होकर यहां चली जाएगी आपके पास। जब ये डिफ्यूज होकर यहां जाएगी तो पूछ क्या रहे, देयर विल बी अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा सर? सर आपने पीछे बताया था इंटरनल एनर्जी चेंज आने के लिए आपके पास बराबर होता है डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। क्या हमने कोई हीट दी? नहीं सर, जीरो है। क्या कोई वर्क हो रहा है यहाँ पे? नहीं सर, वो भी जीरो है। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या हो जाएगा? जीरो। सर चेंज नहीं आ रहा। बी देयर विल बी अ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा सर जब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा। तो सी देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी।